हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 से। ठीक है, चैप्टर 3 में बात की जा रही है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 21। सेक्शन 21 में हम बात कर रहे हैं कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। तो किन कोर्ट्स के द्वारा कौन से ऑफेंसेस ट्राई किए जाएंगे उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है जो ऑफेंसेस हमारे BNS में बताए गए हैं उनको ट्राई किया जाएगा इन कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और वो कोर्ट्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल बताए गए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर BNS में कोई ऑफेंस है उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, तो वो है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट शेड्यूल वाले कोर्ट्स। अब इसके बाद बात होती है इन पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस की, 64, 65, 67, 68, 69, 70 और 71। इन सेक्शंस में अगर कोई ऑफेंस होता है जो कि BNS में डिफाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पर एक अलग से बात कही गई है कि यहाँ पर जो ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई किया जाएगा जितना प्रैक्टिसेबल हो सके ऐसे कोर्ट में जहाँ पर वेमेन प्रेसाइड ओवर कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद आता है B। इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी और लॉ में, किसी अदर लॉ में कोई ऑफेंस है तो वहाँ पर कहा गया है कि अगर उस लॉ में कोई कोर्ट वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उस कोर्ट में वहाँ पर ट्राई किया जाएगा उस केस को। अगर कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है, कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा या फिर किसी अदर कोर्ट के द्वारा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है वहाँ पर उसको डील किया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में बात की जा रही है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो हाई कोर्ट जज और कोर्ट ऑफ सेशन पास कर सकता है उसके बारे में। तो इसमें बताया जा रहा है 22 में कि हाई कोर्ट एनी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा उसको ऑथोराइज किया जा रहा है। वहीं पर सेकंड में कहा जा रहा है जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है वो ऐसा सेंटेंस पास कर सकते हैं जो ऑथोराइज किया गया है बाय लॉ, बट अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उस डेथ सेंटेंस को ऐसे जज के द्वारा कंफर्म कराया जाएगा जो कि हाई कोर्ट का जज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में डेथ सेंटेंस दिया गया, अब ये तो उन्होंने पास कर दिया, पास तो कर सकते हैं, बट ये जाएगा कंफर्म होने के लिए टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23। सेक्शन 23 में बात की जा रही है सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास। तो अब अगर हम देख रहे हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के बारे में, तो वहाँ पर वो कौन कौन से सेंटेंसेस दे सकते हैं वो चीज़ हमें कहाँ पता चलेगी, तो वो चीज़ हमें पता चल रही है इधर सेक्शन 23 में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर JMFC का कोर्ट है या JMSC का या फिर CGM का कोर्ट है तो वहाँ पर वो कितना कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं। तो CGM यहाँ पर कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़ करके, डेथ सेंटेंस को छोड़ करके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ करके और एक्सीडिंग 7 ईयर्स तक। तो इन टोटल हम कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इतनी सारी चीज़ें इसमें हटाई दी जा रही हैं तो अगर इन शॉर्ट में हम कहें कि कितना सेंटेंस इसमें दिया जा सकता है तो 7 साल तक की सज़ा ये दे सकते हैं। ठीक है, तो जो CGM का कोर्ट है वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है और छोड़ा क्या क्या गया है, एक्सेप्ट डेथ, LI और अप टू 7 ईयर ये नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हैं और फाइन 50,000 रुपीज़ तक दे सकते हैं। ठीक है, और बोथ दे सकते हैं और कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। अब बात होती है यहाँ पर, एक सेकंड, अब बात ये होती है यहाँ पर कि JMFC के केस में आप अप टू 3 तक दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, अप टू 3 ईयर्स तक JMSC दे सकता है। उसके बाद क्या है, फाइन
अगर केस आता है कि फ़ाइन भी देना है तो फ़ाइन हम 50,000 रुपीज़ तक दे सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें भी दी जा सकती हैं प्लस कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है। किसके द्वारा? JMFC के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आती है बात मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की। तो जब मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के बारे में हम बात करते हैं तो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मतलब JMSC यहाँ पर 1 साल तक की सज़ा दे सकता है प्लस फ़ाइन दे सकता है वो कितना? 10,000 रुपीज़ तक का, और बोथ ये दोनों चीज़ें मिलाकर भी दी जा सकती हैं, और कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी सर्विस कौन कौन दे सकता है, तो JMFC और JMSC इन दोनों के पास अधिकार है कि कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कम्युनिटी सर्विस है क्या। तो इसमें कहा जा रहा है कम्युनिटी सर्विस मीन्स वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर, ऐसा कोई काम जो कोर्ट ऑर्डर करता है कन्विक्ट को परफॉर्म करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बिलीव्स द कम्युनिटी फॉर विच ही हैज़ नॉट बीन एंटाइटल्ड टू एनी रीनेमरेशन। ठीक है, कम्युनिटी के लिए ऐसा कोई काम करना जो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जा रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है यहाँ पर सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि अगर फ़ाइन पे नहीं किया जाता है तो क्या सेंटेंस हम इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन दे सकते हैं। सो इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जो होंगे वो ऐसा सेंटेंस अवॉर्ड कर सकते हैं जो कि अथोराइज़ किया जा रहा है बाय लॉ। ठीक है, सो इसमें कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट द टर्म, जो टर्म वो देंगे वो इन एक्सेस नहीं होना चाहिए जो कि पावर है मैजिस्ट्रेट के पास अंडर 23 किसी भी सेंटेंस में देने की। जैसे JMFC के पास पावर है कि वो 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, उसी प्रकार से JMSC के पास पावर है कि वो 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो इन एक्सेस पनिशमेंट होगी वो कभी भी 3 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद बी में कहा जा रहा है shall not where the imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence। तो जब एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस दी जाती है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी जो कि इम्प्रिजनमेंट मैजिस्ट्रेट दे सकता है इन द कॉम्पिटेंट पनिशमेंट। मतलब मान लीजिए कोई एक ऑफेंस है जिसके लिए एक पर्टिकुलर सज़ा दी जा सकती है, तो यहाँ पर इन एक्सेस में आप केवल उसका 1/4 ही दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि 1/4 पनिशमेंट ही दी जा सकती है। इसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है देखिए जो भी पनिशमेंट यहाँ पर जो भी इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर अवॉर्ड किया जाएगा वो हमेशा इन एडिशन रहेगा उस सब्सटेंटिव सेंटेंस के जो कि इम्पोज किया जाता है फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द 23। सो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सब्सटेंटिव पनिशमेंट दिया जाएगा, एक सेकेंड, जो भी सब्सटेंटिव पनिशमेंट दिया जाएगा हमेशा उसके इन एडिशन रहेगा जो भी इन एक्सेस पनिशमेंट दिया जा रहा है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 25। सेक्शन 25 में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो बेसिकली एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पर सेवरल ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, उसमें कन्विक्शन क्या दिया जाएगा। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए एक ट्रायल में कन्विक्टेड है, ठीक है, तो कोर्ट क्या है सेक्शन 9 BNS के सेक्शन 9 को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस करेगी उसे, और जब वो सेंटेंस करेगी उन सेवरल पनिशमेंट्स के लिए, सेवरल ऑफेंसेस के पनिशमेंट के लिए, तो कोर्ट वहाँ पर इन्फ्लिक्ट करेगी कि भाई जो भी पनिशमेंट सेवरल ऑफेंसेस के लिए दी जा रही हैं वो कॉन्करेंटली चलेंगी या फिर कॉन्सिक्यूटिवली चलेंगी, मतलब एक के बाद एक चलेंगी या एक साथ में चलेंगी सभी। ठीक है, अब बात की जा रही है सेकेंड में। अगर बात होती है कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस की, ठीक है, तो वहाँ पर नेसेसरी नहीं है कोर्ट के लिए कि जो अग्रावेटेड पनिशमेंट होगी, मतलब सारी जो पनिशमेंट होगी वो मिला करके उन सेवरल ऑफेंसेस की इन एक्सेस में होगी ऑफ द पनिशमेंट विच इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन द कन्विक्शन ऑफ सिंगल ऑफेंस, जो कि वो कॉम्पिटेंट थे एक सिंगल ऑफेंस में देने के लिए। तो
जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस है वो अगर इन एक्सेस जा रहा है, जो वो सिंगल ऑफेंस के लिए दे सकते थे, तो नेसेसरी नहीं है कि उसको वो सेंड कर दें एक हायर कोर्ट को उसके ट्रायल के लिए। वो वहाँ पर ट्रायल चला सकते हैं खुद की कोर्ट में। लेकिन इसके प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है कि किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा के पीरियड के लिए उसको दी जाए, ठीक है। उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि जो अग्रवेटेड पनिशमेंट होगी, अग्रगेट पनिशमेंट होगी, वो एक्सीड नहीं करेगी ट्वाइस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को जो कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए फॉर द सिंगल ऑफेंस। दैट मीन्स मान लीजिए JMFC जो है वो दे सकता है 3 साल की सज़ा। अब इसका ट्वाइस अगर हम करेंगे तो 6 साल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेवरल ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट मिल कर के आएगी वो एक्सीड नहीं करेगी 6 ईयर्स को। इसके बाद आगे कहा जा रहा है थर्ड में कि अगर आपको अपील लेकर के आनी है बाय द कन्विक्टेड पर्सन, तो जो अग्रगेट पनिशमेंट होगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो एज अ सिंगल सेंटेंस वहाँ पर डील करी जाएगी कि जो भी ऑफेंसेस की 2-3 ऑफेंसेस की मिल करके जो पनिशमेंट बनी है, समझा जाएगा कि वो एक सिंगल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट थी, ठीक है। उसी प्रकार से उसकी जो अपील जाएगी उसी प्रकार से जाएगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 26। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। सो इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट में जब पावर कन्फर करी जाती हैं इन दिस संहिता, ठीक है, तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 अथॉरिटीज़ याद करनी है, वो बाय ऑर्डर एम्पावर कर सकती हैं किसी भी व्यक्ति को स्पेसिफिकली बाय देयर नेम और बाय देयर ऑफिसेस या फिर ऑफिशियल टाइटल के थ्रू। सो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट बाय नेम, ऑफिस और टाइटल एक ऑर्डर निकालेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और कन्फर कर सकते हैं पावर्स को। और वो हर एक ऑर्डर जो यहाँ पर निकाला गया है वो अफेक्ट लेगा उस डेट से जो कि कम्युनिकेटेड हुआ था उसको, उस पर्सन को जिसको वहाँ पर एम्पावर किया गया है, ठीक है। जिस डेट पर वो कम्युनिकेट हो गया उस डेट से वो इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट 27 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। इसमें कहा जा रहा है व्हेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड। सो इसमें कहा जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति में कोई पावर इन्वेस्ट करी गई है, ठीक है, जो व्यक्ति होल्ड कर रहा है ऐसे किसी ऑफिस को इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, वो उस पूरे लोकल एरिया पर, ठीक है, थ्रू आउट एनी लोकल एरिया जिसमें उसको अपॉइंट किया जाता है, इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर। तो जिस ऑफिस में उसको अपॉइंट किया जाता है उसकी इक्वल या हायर ऑफिस में सेम स्टेट गवर्नमेंट की, जब तक कि अदरवाइज उसको डायरेक्ट नहीं किया जाता है, एक्सरसाइज करेगा सेम पावर्स को उस लोकल एरिया में जिसमें उसको अपॉइंट किया गया था। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, मान लीजिए ये एक लोकल एरिया था किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर इस ऑफिस में वो अपना इस जो लोकल एरिया है यहाँ पर वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। अब ये जो ऑफिस है सेम इसी पोस्ट का, इसी पोजीशन का एक और ऑफिस है, इसको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो अब वो सेम ऑफिस में उस सेम पावर्स को उसी प्रकार से एक्सरसाइज कर पाएगा जैसा वो यहाँ पर कर रहा था, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 28 जिसमें बात की जा रही है विड्रॉल ऑफ पावर्स। अभी हमने 26 में पावर्स दी थी, अब हम 28 में आ गए हैं, पावर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकते हैं उन सभी पावर्स को जो कि कन्फर करी गई थी इस संहिता में किसी भी पर्सन पर या किसी भी ऑफिसर पर जो उसके सबॉर्डिनेट था। तो हाई कोर्ट के कोई सबॉर्डिनेट है उसको कोई पावर अगर कन्फर करी थी तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। इसके सेकंड में कहा जा रहा है कि जो भी पावर अगर CJM के द्वारा कन्फर करी गई थी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फर करी गई थी, ठीक है, या फिर DM के द्वारा किसी सबॉर्डिनेट पर कोई पावर ऐसी कन्फर करी गई थी, तो उनको उस रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके द्वारा उसको कन्फर किया गया था उनके द्वारा इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो विड्रॉ कौन करेगा? CJM ही करेगा, यहाँ पर भी DM ही करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन आज का 29 जिसमें हम बात कर रहे हैं पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, ये सिविल जज हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, अब इनका ट्रांसफ़र हो गया कल इस एरिया में,
तो अब इस एरिया में आते हैं श्याम, ठीक है। तो इस एरिया में जो इनके सक्सेसर होंगे ये बन करके आते हैं, तो क्या इस एरिया में ये अपनी पावर्स को किस प्रकार से एंजॉय करेंगे, किस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे, उसके बारे में। सो इसमें कहा जाता है, देखिए एक सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो अदर प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू मतलब अंडर रहते हुए पावर्स और जो ड्यूटीज़ होंगी जजेस की और मैजिस्ट्रेट की, जो कि एक्सरसाइज करी जा रही थी और परफॉर्म करी जा रही थी उनके सक्सेसर इन ऑफिस से। तो अदर प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू रहते हुए जो सक्सेसर इन ऑफिस आएगा वो उस जज की और मैजिस्ट्रेट की उन पावर्स को और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करेगा जो कि उसके द्वारा वहाँ पर उन प्रोविजंस के अंडर सब्जेक्ट टू रहते हुए की जा सकती है। अब इसके बाद बी में कहा जा रहा है व्हेन देयर इज़ अ डाउट, अगर ये डाउट आ जाए कि कौन व्यक्ति है जो सक्सेसर इन ऑफिस है, कौन व्यक्ति आ रहा है सक्सेसर इन ऑफिस, कौन व्यक्ति होल्ड कर रहा है ऑफिस को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेशन जज है वो डिटरमाइन करेगा बाय ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में ऑर्डर दे करके, द जज हु फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के लिए, ऑफ एनी प्रोसीडिंग और ऑर्डर देयर इन बी डीम टू बी द सक्सेसर इन ऑफिस। तो किसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा सेशन जज का, ठीक है। इसके बाद थर्ड में बोलते हैं व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर ऑफ इन ऑफिस ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जज के मामले में तो ऊपर हो गया कि कौन भाई जज होगा, यहाँ पे निकाल देगा सेशन जज। तो यहाँ पर जब मैजिस्ट्रेट की बात आती है तो सीजेएम आएगा लाइन में, ठीक है। सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो निकालेंगे एक ऑर्डर इन राइटिंग और वो बता देंगे कि इस संहिता के पर्पज़ के लिए कौन व्यक्ति होगा जो सक्सेसर इन ऑफिस होगा उस पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट का। तो ये डाउट की कंडीशन में है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये हुआ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी आप दबा के रखिएगा जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। तो इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।